बच्चों, मैं आशा सिंह नास 2021 की तैयारी की श्रृंखला में आज कक्षा 10वीं के गणित के हम हल प्रश्न देखेंगे। उन प्रश्न के हल के माध्यम से हम उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे उनके मिलते जुलते भी यदि प्रश्न आए तो आप उन्हें हल कर सकें। तो इस तरह से हमारी राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण 2021 की तैयारी कक्षा 10वीं के लिए आज प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला और दूसरा जो है हम आपको वीडियो के बच्चों नास के अंतर्गत कक्षा 10वीं का जो पहला प्रश्न था हमारा, वो हम एक मॉडल के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो प्रश्न की पहली लाइन पढ़ते हैं। एक घन की एक वर्ग फलक, ये एक हमारे पास घन है, इसके ये फलक कहलाते हैं। तो देखते हैं कितने फलक हैं। 1 2 3 4 5 6। इसकी आकृति कुछ घनाभ जैसी है, लेकिन हम इसे घन मान के चलेंगे। तो 6 समान फलक हैं इसके, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात है। इस घन के वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हम सूत्र जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, या इसे हम हल करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा ए का मान वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा? तो बच्चों इस घन में कितने पृष्ठ हैं? 1 2 3 4 5 6। इसे हम पृष्ठ कहते हैं, इसे हम फलक कहते हैं, इसे हम सरफेस कहते हैं। तो यदि हम 6 से इसका गुणा कर देंगे, 6 से हम इसका गुणा कर देंगे एक वर्ग के क्षेत्रफल का, तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा जो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं बच्चों। तो a का वर्ग बराबर, तो a का मान है वर्गमूल 6 और इस पे है घात 2 की। वर्गमूल का अर्थ होता है 1/2 की घात, और बाहर में गुणित 2 है, ये कट जाता है अर्थात वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो ये हुआ 6 छक्के 36 और ये क्षेत्रफल है, इसलिए ये होगा इसकी इकाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर राइट होगा? सी, 36 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, आपके सामने दूसरा प्रश्न है। एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया। यहाँ पे आपके सामने चित्र है। एक हमारे पास वर्ग के आकार का पेज है, इसको बीच से मोड़ना है। तो चलिए हम इसको प्रयोग के माध्यम से करते हैं। एक वर्गाकार पेज है हमारे पास, उसको हम बीचों बीच मोड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। खुला वाला क्षेत्र जो है वो इस तरफ रहेगा और ऐसे काटना है और इस तरह से काटना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम काट दिए इसको इस किनारे से और ये इस किनारे से, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। जब कागज को खोला जाएगा, जब कागज को खोला जाएगा तब इस नए आकार की कितनी भुजाएं होंगी? जो नई आकृति हमें प्राप्त हुई है तो इसमें कितनी भुजाएं? चलिए हम काउंट करते हैं बच्चों, गिनते हैं। 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, आगे बढ़ते हैं, ये हुआ 4 और ये पूरा एक साथ 5, ये हुआ 6, ये सीधा हुआ 7 और ये हुआ 8। तो बच्चों आपको ये मॉडल के माध्यम से समझ में आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से बी उत्तर 8 प्राप्त हुआ। और इसको काटने से पहले 1 2 3 4 भुजाएं थी इसकी। ये प्रश्न जो है हमारा, दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बेलन की ऊंचाई h1 अगर लेते हैं हम और दूसरे की h2 लेते हैं, तो इनका अनुपात हमें दिया हुआ है 1:2। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अनुपात को हम इस तरह से बटे में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि उनका आयतन जो है वो कैसा है? बराबर है, पर उनका आयतन बराबर है। मतलब कि अगर पहला आयतन v1 और दूसरा आयतन v2 है तो ये दोनों प्रश्नानुसार बराबर हैं। तो बच्चों बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है?
तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमने पहले बेलन की त्रिज्या आर वन और ऊंचाई h1 लिया हुआ है, तो दूसरे की हो जाएगी पाई r2 का स्क्वायर और ये हो गया h2। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करने बोला गया है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ हमसे बात की जा रही है कि जो बेलन है इसके आधारों का क्षेत्रफल। तो बच्चों इस डायग्राम में आप देखेंगे कि बेलन का आधार वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की घात 2। मतलब हमें पाई r1 की घात 2 बटे पाई r2 की घात 2, अगर हम पहला बेलन और दूसरा बेलन ले रहे हैं तो ये बायां पक्ष हमारा ऐसे ही रहेगा, पाई r1 की घात 2 बटे, इसको हम इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो ये होगा पाई r2 की घात 2। अब दाएं पक्ष में h2 पहले से ही है, ठीक है बच्चों, और बाएं पक्ष के ये इस तरफ पक्षांतर होके आएगा तो ये हो जाएगा हर में। अब बच्चों इसका तो हमें मान ज्ञात करना है तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब दाएं पक्ष में आया हमारा h2/h1। हम जानते हैं h1/h2 का मान 1/2 होता है, तो अगर इसे पलट देंगे h2/h1 तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/1, अर्थात बट्टे को अनुपात में लिख सकते हैं 2:1। तो इस तरह से बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ बताइए। इसका उत्तर हुआ बी। आगे हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा हमारा स्क्रीन में है। एक कंपनी ने 1996 में 17,175 गाड़ियां बनवाई। क्या दिया हुआ है हमें कि वर्ष 1996 में एक कंपनी ने 17,175 गाड़ियां बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़े में बदल दिया गया। रिपोर्ट देते हैं तो राउंड फिगर में देने की कोशिश करते हैं। तो रिपोर्ट में गाड़ियों की संख्या क्या दी गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें बोला गया है कि सैकड़े को बदला गया है, ठीक है। तो सैकड़े के स्थान पे हमारा क्या है बच्चों, ये है इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो सैकड़ा है 1 यानी 100। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्थितियाँ हो सकती है, 100 या 200। तो हमारी जो संख्या सैकड़े के बाद है वो किसके निकटतम है, तो 175 200 के निकटतम है। तो इस तरह से रिपोर्ट में जो हमारी संख्या दी गई होगी वो क्या होगी 17,200। तो इस तरह से उत्तर हमारा सही उत्तर हुआ सी 17,200। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है। मतलब बच्चों यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है 16, और इसको पिघला के हम छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं जिसकी त्रिज्या हमें दी हुई है कितनी 4 सेंटीमीटर, और ये है इसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि गोलियों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसको ही पिघला के ये बनाया गया है, तो मतलब यहाँ पे बात हो रही है आयतन पे। तो यदि हम इसके आयतन को V1 कहते हैं और ये छोटी गोलियों की आयतन को V2 से प्रदर्शित करते हैं, तो गोलियों की जो संख्या होगी, अगर n से प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो होगा बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, क्योंकि इस बड़े में से ही पिघला के छोटी छोटी बनाई जा रही है। तो इसके आयतन से एक छोटे के आयतन को अगर भाग दे देंगे तो हमें गोलियों की संख्या पता चल जाएगी। तो बच्चों गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है बच्चों पाई 4/3 पाई r की घात 3। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहे हैं बच्चों, हमारा स्क्रीन में जगह नहीं है। तो हमको पता है सूत्र बड़े गोले का आयतन तो 4/3 पाई r की घात 3।
इस तरह से बटे एक छोटे गोले का आयतन, तो वो हुआ 4/3 पाई। छोटे गोलों की त्रिज्या हमने स्मॉल आर ली है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब इनके मान रख देते हैं। हमको बड़ा आर का मान मालूम था, कितना है बच्चों? 16। इसकी घात है 3, मतलब कि 16 गुणित 16 गुणित 16। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन में। उसके बाद बटे में आते हैं छोटा आर। छोटा आर है 4, उस पर भी घात 3 है, मतलब 3 बार लिखा जाएगा। 4 गुणित 4 गुणित 4। 4 एकम 4, 4 चौक 16। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अंश में क्या बचा है बच्चों? 16 चौक, ये हुआ हमें 64। और हर में कुछ बचा है क्या? नहीं, सारे कट गए हैं। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हुआ बच्चों? सही उत्तर हमारा हुआ डी। क्या हुआ? डी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, एक समीकरण हमारे सामने दिया गया है और इसमें अचर राशि x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। 3x ऋण 7 बटे 2x, भाग यानी बटे होता है, बराबर 2। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 3x ऋण 7 बराबर 2 गुणित 2x बराबर 2 गुणित 2x बराबर ये हो जाएगा 4x। दाएं पक्ष में हुआ 4x और बाएं पक्ष में हमारे पास है 3x ऋण 7। तो अब हम पक्षांतर करेंगे, समान राशि को एक तरफ करते हैं। तो दाएं पक्ष में हमारा 4x है, अगर 3x को बाएं साइड से दाएं साइड में ले जाएंगे तो इसके सामने का चिन्ह कुछ नहीं यानी धन है, और वो दूसरी तरफ जाके विपरीत चिन्ह हो जाएगा 3x। और हमारा बाएं पक्ष में क्या बचा है बच्चों? उस संख्या के सामने का ही चिन्ह उसका चिन्ह होता है, तो ऋण है, इसलिए ऋण 7 बचा। ठीक है, अब दाएं पक्ष में समान राशि हो गई 4। हमारे सामने स्क्रीन में एक समीकरण दिखाई दे रहा है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। यदि 3x संख्या हमारी है, यदि 3x ऋण 7 बटे, भाग को हम बटे में लिख सकते हैं, 2x बराबर 2, तो इसमें चर राशि x का मान ज्ञात करना है। तो हम चलिए नियमों का पालन करेंगे। पहले हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 है, इससे गुणा होगा तो ये सेम रहेगा 3x ऋण 7, क्योंकि 1 से गुणा होने पे संख्या समान ही रहती है। और ये हुआ 2 दूनी 4x। इसके बाद हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में सजातीय का ध्यान रखते हैं, अर्थात x वाली चर राशि इस तरफ है तो इसको पक्षांतर करके दाएं तरफ ले जाएंगे। तो ये पहले से 4x दाएं तरफ है और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात धन का है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो ऋण हो जाएगा। तो ये मिलेगा 4x ऋण 3x, और बाएं पक्ष में हमारा बचा हुआ है चिन्ह सहित ऋण 7। तो अगला हुआ ऋण 7 बराबर, समान राशि ही आपस में जुड़ते और घटते हैं, तो 4x में से 3x गया तो 1x बचा, अर्थात हम इसे x लिख सकते हैं। इस तरह से x का मान प्राप्त हुआ ऋण 7। तो उत्तर हमारा होगा a ऋण 7। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पे हमारे सामने प्रश्न 7 है। यहाँ पे हमें एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है। वर्ग समीकरण है हमारा, वर्ग समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है, तो इस तरह से इसमें चर राशि का मान भी 2 प्राप्त होगा। तो हम इसे हल करते हैं। तो प्रश्न है हमारा x की घात 2 धन 7x धन 12 बराबर 0। तो बच्चों इसको समझेंगे कि हल कैसे करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रथम पद का गुणांक है और अंतिम पद का, तो पहले उनका गुणा होता है। प्रथम पद में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 1 होता है, और अंतिम पद में है 12। इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 12। हम सारे
ऐसे ही फैक्टर्स को, गुणनखंड को लिखेंगे जिसका गुणनफल 12 आता है। तो चलिए क्या किसका किसका 12 आता है देखते हैं। 3 गुणित 4 बराबर भी 12 होता है और 6 गुणित 2 बराबर भी 12 होता है। लेकिन हमें कौन से गुणनखंड लेने हैं, तो वो इस बात पे तय करता है कि इन गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पे मध्य पद मिलना चाहिए। तो बच्चों 3 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 7 मिल रहा है, या घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो ये नहीं मिल रहा है, जोड़ने पे मिल रहा है। 6 धन 2 करेंगे तो 8 होता है, नहीं मिल रहा है। 6 ऋण 2 करेंगे तो 4 होता है, नहीं मिल रहा है। मतलब तय हुआ कि 3x धन 4x ये वाला गुणनखंड हम तय करेंगे, इसको हम लेंगे। धन 12 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पे आपका है x की घात 2। बच्चों यहाँ समझ में आ रहा है, 7x को हमने तोड़ा है 3x धन 4x के रूप में, और इसके लिए नियम हमने बताया है कि पहले और अंतिम का गुणनखंड निकालते हैं, और ऐसे कितने फैक्टर गुणनखंड हो सकते हैं जिसका गुणनफल 12 आता है। लेकिन इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पे मध्यपद प्राप्त होना चाहिए, उसे ही हम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 2 पद में कॉमन दिख रहा है हमें उभयनिष्ठ x, तो यहाँ से x कॉमन निकाला तो 1x बचा, यहाँ से x निकल चुका है तो ये 3 बचा, ठीक है। अब आंख बंद करके जो पहले कॉमन निकला है वही लिखना है। अगर आप सही जा रहे हैं तो हर हाल में आपको उत्तर इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। अब हमें सोचना है कि बाहर यहाँ पे हम क्या लिखें। यहाँ तो धन चिन्ह है, धन लिख दिया। क्या लिखें कि इनका गुणा होके ये पद मिल जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 गुणित x 4x होगा। धन 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 गुणित धन धन, उसके बाद 4 गुणित 3 12। तो इस तरह से अब हमारे पास कुल कितने पद हैं बच्चों, 1 और ये 2। और इन दोनों पद में कोई चीज़ आपको कॉमन दिख रही है। हाँ, क्या कॉमन दिख रही है बच्चों, यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है। हम थोड़ी अपनी जगह बना रहे हैं मिटा के अपने लिए आगे हल करने के लिए। तो चलिए हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा है x धन 3 जो दोनों में है। तो यहाँ पे हम x धन 3 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। ये प्रथम पद में भी है और द्वितीय में। धन या ऋण का चिन्ह आता है, वहाँ से अगला पद होता है, तो हमारे पास 2 पद थे। प्रथम पद में क्या बचा है बच्चों, इसको हम कोष्टक में लिखेंगे x। द्वितीय पद में क्या बचा है, चिन्ह सहित लिखेंगे धन 4 बराबर 0। या इस तरह से हमें मिला x धन 3 बराबर 0 या x धन 4 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो x का मान हो जाएगा ऋण 3 और एक मान मिलेगा ऋण 4। तो इस तरह से बच्चों हमारा उत्तर हुआ ऋण 3 और ऋण 4 सी, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, एक त्रिभुज के 3 कोणों की माप इनमें से कौन से हो सकते हैं। तो बच्चों हमें पहले से पता है कि त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो जिन तीनों को जोड़ने से 180 अंश आएगा वो हमारे त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। 3 3 6 9 यानी 90, तो ये नहीं हुआ। ये देखते हैं 9 और 6 15, 15 और 12 12 12 24 25 26 27, 180 से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। 9 9 18 19 20 यानी 200 अंश, 200 नहीं 180 होना है, ना कम ना ज़्यादा। 12 3 15 और 3 18, अर्थात इनका योग आया 180 अंश। तो ये जो है कोणों के मान ये किसी त्रिभुज के हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नरेन ने बटुए में 1800 रुपये थे, उसमें से उसने रुपये x घड़ी पर खर्च किए और 200 रुपये में खाना खाया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बटुए में बचे हुए रुपए को सही दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि बटुए में बचे हुए पैसे कितने हैं। तो बचे हुए पैसे बराबर कितने पैसे थे उसके बटुए में, 1800। अब उसने जो जो खर्च कर दिया है वो इसमें से हम कम कर देते हैं, अर्थात घटा देते हैं। तो इसने घड़ी पे x रुपए खर्च किया, x को हमने घटा दिया।
200 रुपये का खाना खाया, यानी 1800 में 200 रुपये और कम कर देते हैं, तो फिर जो बचेगा वो उसके बचे हुए पैसे होंगे। तो बच्चों यहाँ अंक में से अंक घट जाएगा, तो 1800 में 200 गया, तो ये हमारे पास बचा 1600। और ये चर राशि है, ये चर के साथ ही जुड़ती या घटती है, तो यहाँ पे और कोई चर राशि नहीं है, तो ये हो जाएगी ऋण x। तो इस तरह से उत्तर प्राप्त हुआ A 1600 ऋण x। तो आया समझ में बच्चों? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का। सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियाँ थी। इस तरह से जो पंक्तियाँ हम किसे कहते हैं बच्चों? एक सिनेमा हॉल है, इस तरह से वहाँ पे पंक्तियाँ हैं। और ऐसी कितनी पंक्तियाँ हैं बच्चों? 30 पंक्तियाँ हैं। कितनी हैं? 30। और हर एक पंक्ति में 40 सीटें थी। 1 2 3 4 इस तरह से कितनी सीट है बच्चों? 40। एक पंक्ति में 40 सीट है, तो 2 में कितनी होगी? 40 दूनी 80। यह पता लगा हमसे पूछा क्या जा रहा है, सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें थी। तो बच्चों हमारी पंक्तियां हैं 30 और एक पंक्ति में है 40 सीटें, तो हम इसका गुणा कर देंगे। जैसे कि 40 एकम 40, यहाँ 40 का 2 से गुणा किए, 40 का 3 से किए, ऐसे ही जाते जाते 40 का 30 से करेंगे, क्योंकि 30 पंक्तियाँ हमारे पास। तो इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त होगा 1200। तो ये हो गया उत्तर सी। धन्यवाद बच्चों। आगे की कक्षा में बने रहेंगे। हम 10-10 प्रश्न एक एक दिन में हल करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम आपको इसका हल बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। फाइनली, बाप रे, फिर तुम्हारे हाथ में मोबाइल।